न्यूज अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। आज यानी कि 8 जून को बिहार में लॉकडाउन की दूसरी मियाद खत्म होने वाली है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो गई और बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि पहले भी बैठक हो चुकी थी जिसमें फैसले लिए गए थे, जिसमें 2 बजे तक के दुकानें खोली गई थी। जो भी ज़रूरी सामान, जो भी ज़रूरी सेवाएं हैं उसको लेकर के 2 बजे तक के लिए दुकान खोली गई थी। और अब आज फिर से यानी कि 8 जून को दूसरी लॉकडाउन की मियाद ख़त्म होने वाली है और इसी को लेकर के आज महामंथन होने वाला है। मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, आज लॉकडाउन की दूसरी मियाद भी खत्म होने वाली है, तो क्या कुछ आज बैठक में हो सकता है और कौन सी जरूरी सेवाओं में और भी छूट मिल सकती है? शशांक, देखिए, जो लॉकडाउन का चौथा चरण है वो आज खत्म हो रहा है, यानी 8 तारीख को। आमतौर पर एक दिन पहले निर्णय ले लिए जाते थे, लेकिन आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। और क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की जो बैठक होगी उससे पहले मुख्यमंत्री बैठेंगे, डिप्टी सीएम बैठेंगे, तमाम विभाग के अधिकारी बैठेंगे और एक निर्णय लिया जाएगा कि आखिर तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और जिलों से आए जो फीडबैक है उनको देखते हुए किस तरह का निर्णय लिया जाना है। क्या हम अनलॉक की तरफ जाएंगे या फिर लॉकडाउन रहेगा लेकिन कुछ कंसेशन के साथ, या कंसेशन कुछ बढ़ाए जाने हैं। इसको लेकर एक पहले से मन बना लिया गया है। आमतौर पे बताया जा रहा है कि सरकारें अपना मन बना लेती हैं क्या करना है फीडबैक के आधार पर, लेकिन एक औपचारिक बैठक होगी और औपचारिक बैठक के बाद जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, देखिए ये पहली जो बैठक होगी वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी, क्योंकि जब सीएम बैठते हैं तो तमाम राज्य सरकार की बैठकें उन्हीं की अध्यक्षता में होती है। तो उसके बाद सीएम, डिप्टी सीएम रहेंगे, तमाम विभाग के अधिकारी रहेंगे। उसके बाद एक औपचारिक रूप से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठेगी जिसके चेयरमैन, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं और उसमें तमाम विभाग के प्रधान सचिव कहा जाए, जो प्रशासनिक मुख्य प्रमुख होते हैं वो शामिल होते हैं जी। तो पहले मुख्यमंत्री का जो निर्देश होगा उसके अनुरूप आपदा प्रबंधन जो सीएमजी है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, वो निर्णय लेती है जी। तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की भी आज बैठक है। उससे पहले मुख्यमंत्री अपने डिप्टी सीएम के साथ और आलाधिकारियों के साथ बैठक करके निर्णय लेंगे। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम चीजों को देखते हुए, बिहार की परिस्थितियों को देखते हुए, देखिए आज बिहार में जो संक्रमण की दर है कल शाम तक 0.76% है, यानी 1,13,000 करीब टेस्ट किए गए थे जी, जिसमें जो संक्रमण है वो 760 मिला है पूरे बिहार में। तो बहुत ही कम है नॉमिनल केस जिस तरह से बढ़ा हुआ था। लेकिन तमाम और चीजें हैं, जो तमाम एस्पेक्ट है, जो साइंटिफिक रिसर्च है या जो डॉक्टर्स के प्रेडिक्शन है, पुराने एविडेंस चीजें हैं, उनको देखते हुए शायद ऐसा लगता है कि लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया जाए। क्योंकि ऐसा मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि लॉकडाउन 15 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया जाए, लेकिन तमाम छूट दी जा सकती है। जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन में छूट दी जा सकती है, उसके बाद दुकानों के खुलने के समय में छूट दी जा सकती है। तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल से वो लागू रहेंगे, तमाम जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड का वो मानने के लिए कहा जाएगा और डीएम्स को कुछ अधिकार दिए जाएंगे, चीजों की गंभीरता को देखते हुए सख्ती कर सकते हैं। तो देखिए तमाम चीजें हैं जो आज संभावना है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि हम अनलॉक की तरफ जाएंगे, लेकिन अनलॉक में और लॉकडाउन में यही मतलब है कि अगर कुछ छूट दिया जाता है तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, उसके बाद ही क्लियर होगा। लेकिन जो क्षण की बातें आ रही हैं, जो हालात को देखते हुए कयास लगाया जा रहा है कि हालात बहुत नियंत्रण में है। 0.76% मोर्टेलिटी रेट, माफ कीजिएगा, संक्रमण की दर है। उसके अलावा केसेस बहुत कम आए हैं, बिहार में लगभग 700 केसेज आए हैं। तमाम जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम केसेस हैं, तो जिलों के अनुसार भी छूट दी जा सकती है और लॉकडाउन 15 तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन डीएम को स्पेशल अधिकार दिए जा सकते हैं। जी शशांक जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि हालांकि बिहार में जो कोरोना संक्रमण के मामलों में काफ़ी कमी आ रही है, उसको देखते हुए हो सकता है कि बहुत सी और भी ज़रूरी सेवाओं में ज़्यादा छूट दी जाए, लेकिन ये बैठक कब होने वाली है? देखिए आज दोपहर के करीब बैठक होगी ये, और पहले नीतीश कुमार बैठेंगे जिसमें तमाम अधिकारी भी होंगे, तमाम विभाग के प्रधान सचिव होंगे, मुख्य सचिव होंगे, डीजीपी होंगे और एक पूरा सरकारी अमला बैठेगा। हाई लेवल मीटिंग होगी और हाई लेवल मीटिंग चीजें तय कर ली जाती हैं। उसके बाद एक औपचारिक बैठक होती है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, क्योंकि इस तरह के निर्णय लेने का अधिकार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को है।
तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठेगी, उसके बाद होम डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन निकालेगा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने क्या निर्णय लिया। तो ये तो एक प्रक्रिया है आमतौर पे, जो मुख्यमंत्री की बैठक होती है उसमें जो निर्णय होते हैं वही क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप की बैठक होता है, क्योंकि जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री उस बैठक के हिस्सा होते हैं, और जी। वो कहीं ना कहीं निर्णय होना है दोपहर तक इन चीजों का सामने आ जाएगी बात, क्योंकि फिर वो तमाम जिलों में सर्कुलेट होते हैं और कल से नई व्यवस्था लागू होगी। या तो अनलॉक की तरफ हम बढ़ेंगे या फिर लॉकडाउन 5 लगेगा तमाम अतिरिक्त छूटों के साथ जो लॉकडाउन 4 में नहीं था। जी शशांक जी, तो इस बैठक में क्या सिर्फ अनलॉक की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी या फिर और भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं कोरोना के खतरे को देखते हुए? देखिए, जो बैठक आमतौर पर ऐसी होती है उसमें पूरा असेसमेंट किया जाता है कि कोविड की क्या पोजीशन है, किन इलाकों में ज्यादा केसेज है, कहाँ पर एकदम कम है। ये भी देखा जाता है कि हमारी जो कोविड से लड़ने की तैयारियां वो कितनी है, हम लोग अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की स्थिति क्या है, हॉस्पिटल में कितने नए मरीज आ रहे हैं। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि हमारी वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चल रहा है उसका स्तर क्या है, यानी हम कितने दिनों में, अगर हम 7 दिन रोकते हैं तो 7 दिनों में हम कितने लोगों को और वैक्सीन दे पाएंगे या केसेस को कितना मिनिमाइज कर पाएंगे। ये तमाम चीजों का असेसमेंट होता है। दूसरा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बिहार की भी दर है 0.76%, वो तो उत्साह देने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छा फिगर है, बहुत तेजी से घट भी रहा है और जरूरी भी है। लेकिन देखिए, जब जैसे ही लॉकडाउन खुलता है सरकारों को डर कहाँ पे होता है, नियाज सरकारों को डर यहाँ पे होता है कि अभी आपने लॉकडाउन लगा रखा है, आपकी स्थितियां आपके काबू में आ गई, लेकिन जैसे ही आप अनलॉक करते हैं, लॉकडाउन विड्रॉ करते हैं, उसके बाद तेजी से लोग बाहर निकलते हैं, तेजी से एक दूसरे से बोलते मिलते हैं, क्योंकि अभी वायरस खत्म नहीं हुआ, संक्रमण अभी बचा हुआ है, वो फिर से रेप्लिकेट कर जाएगा और बड़ी तेजी के साथ लोगों में फिर फैल सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को डर इस बात का होता है कि जो हमने इतने दिनों में कंट्रोल किया वो फिर से लोगों की लापरवाही कहा जाए, कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन नहीं करते हैं साफ तौर पे और एकदम से बाहर निकलते हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकारों को डर होता है कि संक्रमण फिर से वापस आ सकता है, और कई जगहों पर ऐसा हुआ ही है। दूसरा, बिहार में तमाम जगह से लोगों की कनेक्टिविटी है, लोग काम के लिए बाहर जाते हैं, जब इस तरह का माहौल होता है तो लौटते हैं, तेजी से लोग फिर बाहर जाने लगते हैं, ये हुआ भी है। उसके बाद फिर वहां से लौटने लगते हैं। ये तमाम चीजों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत होती है। यही वजह है कि सरकार थोड़ा हिचक रही है लॉकडाउन को विड्रॉ करने में। यही कारण है कि लगता है एक सप्ताह तक लॉकडाउन को और बढ़ाए जाने की बात है जी। जी शशांक जी, लेकिन लॉकडाउन को एक आखिरी विकल्प माना गया है। बहुत सारे, हालांकि लॉकडाउन जब लगता है तो बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से व्यापारी हैं, किसान हैं, जिन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, आर्थिक रूप से वो काफ़ी कमज़ोर होते चले जाते हैं। लेकिन और उनका भी ये कहना है कि लॉकडाउन तो एक आखिरी विकल्प है। तो बिना लॉकडाउन के क्या सरकार को कुछ ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए कि क्या कुछ ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए? देखिए, यहाँ जो कहा जाता है कि जब अभी तक वैक्सीन नहीं आई थी, जब वैक्सीनेशन 70% से ज्यादा लोगों को नहीं हो जाता है, तो कोविड को कंट्रोल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है भारत जैसे देश में। यहाँ पर लॉकडाउन अंतिम विकल्प नहीं है, लॉकडाउन एकमात्र विकल्प है। अन्य चीजें बहुत जरूरी है, लोगों की रोजी रोजगार बहुत जरूरी है, लोगों की भूख मिटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ सर्वाइवल का भी संकट आता है। लेकिन कोविड को नियंत्रण करने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है अभी तक, इसलिए कोविड के लिए लॉकडाउन एक बहुत कारगर प्रभावी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। दूसरा, जो आपने कहा कि लोग परेशान होते हैं, निश्चित रूप से लोग परेशान होते हैं। अब देखिए, कोविड जब फेज 1 था, यानी जब आप 2020 में लॉकडाउन सरकार ने लगाया था, तो केंद्र सरकार ने लगाया था, पूरे भारत में लॉकडाउन एक साथ लगा था। और आप देखें कि जो कनेक्टिविटी थी, ट्रांसपोर्टेशन था, जो वो सारे चीजों को ठप कर दिया गया था, तो वो संपूर्ण लॉकडाउन था। इस बार देखिए कि आप राज्यों ने लॉकडाउन लगाया है, अपने अपने हिसाब से लगाया गया है। इस बार जो आर्थिक गतिविधियां हैं पिछले साल के मुताबिक तो ज्यादा हो पाई हैं, क्योंकि लॉकडाउन उस तरह कड़ाई से नहीं लगाया गया। तो सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की जरूर कोशिश की थी कि लोगों की रोजी रोटी और जीवनचर्या भी कहीं ना कहीं चलती रहे, बहुत सफर ना करे, क्योंकि पिछले बार का अनुभव बहुत कटु रहा है। लोगों ने भी बहुत परेशानियां झेली, सरकार ने भी बहुत परेशानियां झेली और आर्थिक मोर्चे पर काफी ज्यादा दिक्कतें आई। इस बार राज्य सरकारों के पास मामला था, और ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है या इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी है, वो बहुत जगह पे बरकरार रही। तो आमतौर पे देखा गया है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की जरूर कोशिश की थी, और ये जो अभी भी लॉकडाउन जो चल रहे थे वो उस तरह कड़े नहीं थे जिस तरह पिछले साल कड़े थे। तो कहीं ना कहीं सरकारों को पता है, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आप कोविड जैसी महामारी को रोकने के लिए, क्योंकि ये संक्रमण की बीमारी है, एक दूसरे से फैल रही थी, तो इसको रोकने के लिए, और दूसरी बात है, भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत है, लोगों में साक्षरता दर कमी है, या लोग कहीं ना कहीं
बहुत ज्यादा लॉ ओबीडियंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का भारत जैसे देश पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सख्त लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन अब दूसरा फेज निकलने की स्थिति में हम लोग दूसरे फेज से निकल रहे हैं। तो अब वैक्सीन अपने पास है, तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं कारगर होगा, और सरकार को चाहिए कि 2-3 महीनों में एक ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कर ले, तो जिससे इन सब चीजों से बचा जा सकता है। जी शशांक जी, लेकिन जिस तरीके से अनलॉक की जब प्रक्रिया शुरू की जाती है तो जैसे धीरे धीरे सारी चीज़ें जो ज़रूरी सेवाएं होती हैं उसको खोली जाती हैं, चाहे वो बाज़ार हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो बहुत से दुकानें हों, जहां पे हालांकि इन सब जगहों पे भीड़ भाड़ की स्थिति बनी रहती है। तो कोरोना के ख़तरे को देखते हुए फिर भी इन सारी चीज़ों को खोली जाती है, लेकिन अगर स्कूल कॉलेज की बात आती है तो ये सबसे आखिरी में खोला जाता है। तो क्या सिर्फ चुनाव भी हो जाते हैं लॉकडाउन को देखते हुए, उस वक्त कोरोना का खतरा नहीं होता है, लेकिन स्कूल और कॉलेज ना खुलने की वजह से छात्रों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? क्या लॉकडाउन में कोई ऐसी ऑनलाइन पढ़ाई की तो व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन उस तरीके से पढ़ाई ऑनलाइन आपको भी पता है कि कितनी अच्छे से पढ़ाई हो पाती है और कितने स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो पाते हैं और कितना ज्ञानवर्धक ये होता है? तो क्या कुछ ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो स्कूल और कॉलेज में छात्र जाएं और सभी एक गाइडलाइन तैयार किया जाए, उस हिसाब से लॉकडाउन जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो तो कुछ ऐसी भी व्यवस्था की जाए? देखिए नहीं, आज अनलॉक की प्रक्रिया जो शुरू होती है तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है। आप देखिए बिहार में जो चौथा लॉकडाउन लगा, उसमें देखिए एक तरह से अनलॉक ही था, क्योंकि आप देखिए कि पहले 10 बजे से लेकर 10 बजे तक ही दिन में आप 6 बजे से दुकान खोल सकते थे और सिर्फ किराना की और फल और सब्जियों की दुकान खोल सकते थे। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही अनलॉक 4 माफ कीजिएगा लॉकडाउन 4 लगाया गया, तो आप दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक खोल सकते हैं, तमाम चीजों की दुकानें खुल सकती हैं, यानी एक अल्टरनेट डे पे तमाम चीजों की दुकानें खुल सकती हैं। तो अब देखिए एक तरह से अनलॉक ही है, उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक को किया जाता है। पिछले साल का अगर एग्जांपल देख लें तो स्कूल कॉलेज की आपने बात की, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो पिछले साल भी देखिए कि पहले 12 तक के 10 से 12 तक के स्कूल खोले गए, यानी इंटर के स्कूल खोले गए, उसके बाद 8 से 10 तक के स्कूल खोले गए, उसके बाद मिडिल क्लास खोला गया, यानी 5 से लेकर 8 तक का, 6 से लेकर 8 तक का, और देन उसके बाद प्राइमरी सेक्टर खोले गए। तो जैसे अनलॉक की प्रक्रिया होगी, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी अनलॉक उम्र के हिसाब से होगा, क्योंकि आप देखिए कि अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अगर अभी स्कूल खोल दिया जाए तो काफी हाई रिस्क जोन में होते हैं। और दूसरा कि अगर किसी एक स्कूल में हो गया किसी एक बच्चे को, तो फिर वो सरकारें जवाब देने की स्थिति में नहीं रहती। इसलिए इतने दिन तक देखा गया है, तो कुछ दिन और देखा जा सकता है। बच्चों की जान ज्यादा जरूरी है, बच्चों की सेहत ज्यादा जरूरी है, निश्चित रूप से शिक्षा ज्यादा जरूरी है। और रही बात ऑनलाइन पढ़ाई की, देखिए ऑनलाइन पढ़ाई की सीमा है। आप शहरी क्षेत्र के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी प्रॉपर नहीं है, गांव में जहां पर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, और है भी तो एंड्रॉइड फोन और लैपटॉप लोगों के पास नहीं है, और है भी तो पावर की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन अंतर आता है। लेकिन एक ऐसा समय है, टफ टाइम है, सबको देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब अनलॉक होगा तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनलॉक होगा, जो 12वीं क्लास से लेकर, या कहा जाए ग्रेजुएशन से लेकर, पहले ग्रेजुएशन की क्लासेस को पूरा किया जाएगा, फिर इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू होंगे, फिर हायर सेकेंडरी शुरू होगी, और उसके बाद मिडिल और प्राइमरी होगी। तो यहाँ पर भी एक अनलॉक की प्रोसेस ग्रेजुअली किया जाएगा। जी शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन में छूट पर महामंथन आज होने वाली है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉकडाउन में छूट पर महामंथन आज होने वाली है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक होगी, सुबह 11 बजे होगी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक। लॉकडाउन की कुछ शर्तों को हटाने पर चर्चा हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार बैठक में शामिल होंगे। और एक और बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड से एक और बड़ी खबर, जहां झारखंड में 358 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो राजधानी रांची में मिले 23 नए कोरोना केस, राज्य में 6 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। तो झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 358 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और झारखंड में कुल इस तरीके से 3,41,576 एक्टिव केस की संख्या है। और झारखंड में अब तक 5,060 लोगों की
मौतें हो चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की सीएम सोरेन ने बात कही है। तो राज्य सरकार कोरोना के खिलाफ जंग में जुटी हुई है, सीएम सोरेन ने कहा है। तो झारखंड में इस वक्त 358 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से, जहां राजधानी रांची में मिले 23 नए कोरोना केस। राज्य में 6 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है और इस हिसाब से झारखंड में 3,41,576 एक्टिव केस हो गए हैं और झारखंड में अब तक 5,060 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। तो कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की सीएम सोरेन ने बात कही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, झारखंड में कोरोना की क्या स्थिति है, क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल, अगर नियाज झारखंड के कोरोना की अगर हम बात करें तो जिस तरीका से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया था, उसी का नतीजा है कि झारखंड में अब कोरोना संक्रमण में काफी गिरावट देखने को मिली है। मृत्यु की दरों में काफी गिरावट देखने को मिली है। महज पूरे राज्य में 6 संक्रमित मरीजों की मृत्यु हुई है। अगर पूरे झारखंड की बात करें तो 358 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए राहत देने वाली बात है। और झारखंड में जो कि 10 जून के सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया है, उसी का असर है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे थे और उसके बाद कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने कोरोना पर जीत हासिल की है। जी, तो 10 जून तक आखिरी समय सीमा है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का। उसके बाद क्या जरूरी सेवाओं में छूट मिल सकती है? अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल नियाज, देखिए झारखंड अब अनलॉक की ओर बढ़ चुका है। हालांकि रियायतें जरूर दी गई हैं बाकी जिलों में, क्योंकि झारखंड में कुल 24 जिलों में अगर बात करें तो 15 जिलों में सभी दुकानें को खोलने की अनुमति दी गई थी और 8 जिले ऐसे थे कि जहां पर संक्रमित मरीज ज्यादा पाए जा रहे थे और वहां खतरा का कह सकते हैं माहौल बना हुआ था। इसी वजह से सरकार ने उन 8 जिलों में पाबंदियां जरूर लगाई थी, लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी सामान्य होती नजर आ रही है और झारखंड अनलॉक की ओर बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात करें इसी कड़ी में तो जिस तरीका से झारखंड में कोरोना का जो बढ़ता ग्राफ हमने देखा था और उसके बाद से सरकार लगातार पाबंदियों पर पाबंदियां लगा रही थी, तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता के हित के लिए लगाया जा रहा था। अब लेकिन झारखंड अनलॉक की ओर बढ़ चुका है। अब यह देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि समाप्त होने को आती है और जब भी उसका दिन निकट आता है तो उसके ठीक 1 से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपदा प्रबंधन विभाग के तमाम पदाधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार कोरोना पर मंथन करते हैं और उसके बाद एक नया दिशा निर्देश जारी हो जाता है। अब यह देखना होगा कि सरकार झारखंड वासियों को और रियायतें देने जा रही है या नहीं। अगर राजधानी रांची की बात करें तो जरूरत के दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानें यहां पर बंद पड़ी हैं। अब यह देखना होगा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जो अवधि सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक लगाई गई थी उसमें संशोधन होता है ये नहीं। ये तमाम सवाल अब राज्य की जनता के मन में उत्पन्न हो रहे हैं और राज्य की जनता के मन में यह भी सवाल है कि झारखंड अनलॉक की ओर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं, जो परिस्थितियां देखने को मिल रही है, उससे यह लगता है कि झारखंड अब अनलॉक की ओर बढ़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्लियर फंडामेंटल था कि जीवन के साथ झारखंड में जीविका भी जरूरी है। शायद इसी वजह से झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया गया। जी शुभम, जिस तरीके से झारखंड में कोरोना के संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, उसको देखते हुए झारखंड राज्य अनलॉक की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए शुभम, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी आई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेट किया जा रहा है। लेकिन कहीं वही दूसरी तरफ वैक्सीन की किल्लत को भी देखी गई थी। तो अभी वैक्सीन को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो जिस तरीका से जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड की राजधानी रांची की अगर बात करें तो एक दौर था जब 14 मई को शुभारंभ हुआ था 18 प्लस से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देना, तो मात्र 10 ऐसे केंद्र थे जहां पर उन्हें वैक्सीन दिया जा रहा था। 5 ग्रामीण इलाकों में थे, 5 शहरी इलाकों में थे। लेकिन अब 40 से ज्यादा ऐसे केंद्र हैं जहां पर टीकाकरण का लाभ राज्यवासियों को दिया जा रहा है। झारखंड के विभिन्न जिलों की अगर बात करें नियाज, तो सभी जगह पर मोबाइल वैन के जरिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का शुभारंभ हो चुका है। राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्रों तक जा जाकर मोबाइल वैन के जरिए वैक्सीनेशन लोगों
रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंड खुशखबरी की भी बात है कि झारखंड अनलॉक की ओर बढ़ चुका है और टीकाकरण का फायदा झारखंड वासियों को बखूबी देखने को मिल रहा है। जी शुभम, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तो काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी देखी जा रही थी। राज्य सरकार ने कहा है कि उनके पास इतने पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं है जिससे लोगों को दी जा सके, तो इसकी किल्लत को कैसे दूर की जा रही है? बिल्कुल नियाज, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो जिस तरीका से राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से यह मांग कर रहा था कि उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया करा दी जाए, और वैक्सीन कहीं ना कहीं उन्हें मुहैया कराया भी जा रहा है और थोड़ा समय जरूर लग रहा है, और उसी समय के कारण झारखंड में जो टीकाकरण का रफ्तार होना चाहिए वो धीमा देखने को जरूर मिल रहा है। जी शुभम, तो जिस तरीके से 10 जून को ये लॉकडाउन की दूसरी मियाद है वो ख़त्म हो रही है, तो इसके बाद किन ज़रूरी सेवाओं में, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अब अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ राज्य आगे बढ़ रहा है, तो किन ज़रूरी सेवाओं में छूट दी जा सकती है? देखिए, अगर जरूरी सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत झारखंड में मेडिकल की दुकानें, राशन की दुकानें, सब्जियों की दुकानें खुली हुई थी, पेट्रोल पंप, सीएनजी तमाम चीजें खुली हुई थी। लेकिन अब जो सवाल है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी, जो ठेले लगाकर समोसे बेचते थे, सैलून की बात कर लें, तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब सरकार उस पर पहल कर सकती है और सरकार उन्हें रियायत देने को सोच सकती है, क्योंकि जिस तरीका से बेरोजगारी का आलम भी इस घड़ी में हमें देखने को मिला था, उसे दूर करना बेहद जरूरी है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को भली भांति जानते हैं, अगर राज्य की जनता को रियायत नहीं दिया गया तो राज्य में भूखमरी जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जी बिल्कुल। और अनलॉक की इसी प्रक्रिया में स्कूल कॉलेज की अगर बात की जाए तो क्या इसके बारे में कुछ जानकारी आई है कि ये कब से खोला जाएगा? क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस जो हैं, परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, तो आगे पढ़ाई जो है काफ़ी छात्रों का नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से। तो आगे इसको लेकर के क्या रणनीति है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? बिल्कुल नियाज, देखिए जिस तरीका से तमाम शैक्षणिक स्थान बंद थे, कोचिंग सेंटर बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, और आप सभी जानते हैं और तमाम दर्शक भी ये जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का प्रभाव उतना नहीं पड़ पाता जितना ऑफलाइन क्लासेस का होता था। प्रैक्टिकली जितना शिक्षक अपने बच्चों को समझाते थे उतना असर नहीं हो पाता था। लेकिन बच्चों को देखते हुए, क्योंकि तीसरा लहर आने वाला है, तीसरा लहर ने दस्तक दे भी दी है कई राज्यों में, तो उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है और सरकार चाहती है कि अभी शैक्षणिक स्थानों को ना खोला जाए तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि राज्य के बच्चों को बचाना अब झारखंड सरकार की पहली प्राथमिकता भी नजर आ रही है। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 358 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और राजधानी रांची में 23 नए कोरोना केस मिले हैं। तो राज्य में 6 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है और झारखंड में 3,41,576 एक्टिव केस हैं। इस तरीके से झारखंड में अब तक कुल 5,060 मौतें हो चुकी हैं। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 358 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और राजधानी रांची में 23 नए कोरोना केस मिले हैं और राज्य में 6 कोरोना संक्रमितों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत भी हो चुकी है। और अगर झारखंड में सभी संक्रमण की संख्या की बात करें तो अब तक 3,41,576 एक्टिव केस हैं और झारखंड में अब तक 5,060 मौतें भी हो चुकी हैं। तो कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की सीएम सोरेन ने बात कही है। राज्य सरकार कोरोना के खिलाफ जंग में जुटी हुई है, सीएम सोरेन ने ये कहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।